हो गई। और अंत में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई जैसे एक ऑब्जेक्शन है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को लगाती है, तो जैसे कि बहुमत दल का नेता कौन हुआ, प्रधानमंत्री एक तरफ से, ठीक है। मोदी जी कहा था ना, मोदी जी जीत रहे हैं तो उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसकी है, उनकी लोकप्रियता की नहीं, ईवीएम की है, ऐसा लोग कहते हैं ना। इसी को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया जजमेंट सुनाया कि आप आ जाओ, जो वर्तमान में है, जिसकी सरकार है, एक प्रतिपक्ष का लीडर हो जाए, एक मैं हो जाऊं, 3 लोग मिल करके किसी कमेटी को गठित कर दें और कमेटी जिसका नाम रिकमेंड कर देगी राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देगा, बस बात खत्म। ठीक, थोड़ा सा ये जजमेंट रहा, इसको पढ़ लीजिएगा बड़ा, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और कुछ चीज़ें हैं ना थोड़ा तो लाइट में रहा करें, जो चर्चा में रहा करें तो जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि पेपर को देख रहे हो स्तर बड़ा बदलता चला जा रहा है, बात समझ रहे हो। अब क्या होगा आगे, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, कंपटीशन, ये भी जानते हैं लाइब्रेरी की वजह से कंपटीशन कायदे से हो गया, बढ़ गया है, लोग बैठ कर पढ़ने लगे हैं। अब तुम कभी काम करके पढ़ोगे 4 घंटा, तो वही एक ही काम है। तो जब भाई बच्चे ज़्यादा हो गए, 15 ले रहे हैं, तो कोशिश करेंगे उनके पेपर का लेवल ऐसा बनाएं जो किसी के समझ में आए। 2 ही हुआ था ना उसमें, अब तीसरा एक हेडिंग डालो, एक 2 तो कंप्लीट हो गया था, एक आगे लिखो केरल, ऊपर हेडिंग में केरल, फिर उसके आगे लिखो उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय, केरल क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। ठीक, एक लिख लियो और सुन लो। कारण क्या हुआ, कहा जाता है कि एक तथ्य है, समझ लो, याद कर लो कि आवश्यकता आविष्कार की जननी। जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाती है तो जन्म अपने आप हो जाता है, बात समझ रहे हो। चाहे जैसे अभी तुम ही लोग हो, अभी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है, मम्मी है, पापा है, घर की व्यक्ति है, ऐसा कोई समय आ जाए, एक बैग अकस्मात तुमसे कहा जाए कि तुम चले जाओ यहाँ से, तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट सर्वाइव करने की होगी। ईश्वर ने चाहा, हालांकि मम्मी पापा किसी के ऐसा नहीं करते, लेकिन भगवान ने चाहा तो तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी जिससे तुम्हारे जीवन का हित हो जाए। बन जरूर जाओगे, बहुत आगे तक नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे, क्योंकि वो आवश्यकता तुम्हारी, तेज दिमाग काम करेगा, फिर वहां पर तुम्हारा दिमाग काम करेगा जो तुम्हारे नेसेसरी है, जो आवश्यक है उसके लिए। ठीक, तो कहने का मतलब कि एक आवश्यकता, जैसे उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा में एक जजमेंट सुनाया गया था, वहीं से इसका जन्म हुआ। उड़ीसा में एक जजमेंट सुनाया गया, वहाँ पे एक जनजाति थी, जानते हो ना, उड़ीसा में, राजस्थान में, और जैसे झारखंड में, असम है, मेघालय है, भारत के कुछ राज्य है जहाँ पे जनजातियाँ रहा करती हैं। जनजाति जानते ही हो, एसटी। ठीक, अब क्योंकि ऐसी एक स्थिति होती है, एक विडंबना है कि निम्न कोटि में है, न समझ पाए ज़्यादा भाषाओं को, न जान पाए, क्योंकि उनका अपना अलग कल्चर है, सिविलाइजेशन उनका अलग है, और तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारे सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। ठीक, अब उड़ीसा हाई कोर्ट में जब जजमेंट हुआ तो एक आदमी को सजा हो गई। ठीक, थोड़ा सा मैंने इसीलिए कहा था कि पेपरों पर पढ़ा करो तो शायद बातें तुम्हें पता चले, उसको सजा कर दिए। ये भी जानते हो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंग्लिश में ही जजमेंट सुनाया जाएगा, हाई कोर्ट का और कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट में। पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट किस भाषा में होता है, इंग्लिश में, ये नियम है, अंग्रेजी में ये संविधान लिखा गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि अगर वर्तमान सरकार अगर चाहेगी तो भारत देश का शासन प्रमुख को, अगर उसको लग जाए इस भाषा के सिवाय कोई और भाषा के अतिरिक्त में बनाना है तो बना सकता है। ठीक, लेकिन इन लोगों को लगा नहीं ऐसा। उड़ीसा के ही किसी व्यक्ति को सजा हो गई और उसे सजा ऐसी हुई जिससे उसे मौत मिल जाए। अब उसको क्या पता, वो बैठा था, जज साहब ने अपना जो भी था XYZ बता के चले गए। अच्छा, उसको ले जाने लगे थे जो उसका प्रोसिक्यूटर था, दो होते, डिफेंस लॉयर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूछा था जो सरकार की तरफ रहा कि यहाँ पे जो जजमेंट हुआ तो वो भी बोला, जो वो भी ना समझ पाया क्योंकि अपनी भाषा में बोला। अंत में जब उसको किसी को बुलाया गया कि आखिर ये प्रश्न इतना है या ऐसे इसका स्वभाव है,
तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें मौत की सजा हुई है तो चौंक गया। तो अपने भाषा में जो उसका आदमी था जनजाति, उसने पता हमें काहे लिए मौत की सजा दे दी गई भाई, वो तो मैंने काम किया ही नहीं था, जो अपने हिसाब से पूछा। तब कोर्ट ने कहा, उड़ीसा हाई कोर्ट ने, कि तो बड़ा जघन्य अपराध हो जाएगा, फांसी की सजा जानते हो, चाहे तो लोग उसको इंजेक्शन दे करके फांसी को लटका दे, चाहे तो जहर खिला के लटका दे, क्यों नहीं ऐसा करते? उसे ऐसे तिल मारते हैं, महीने 15 दिन पहले डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हें इस तारीख को फांसी होगी, चलो उल्टी गिनती तुम्हारी चालू है। उसके बाद डॉक्टर जाएगा, तुम्हें चेकअप करेगा, वैसे तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, मर जाओ, ठीक, गंगा जल से नहलाएंगे, मतलब इतना तुम्हें तिरस्कृत क्या करेंगे, इतना डरा देते हैं कि कोशिश ही की जाती है कि मर जाओ। उसके बाद ले जाएंगे आदमी भी, 4 आदमी का 1 आदमी जल्लाद टाइप, उसको देख के, उसके बाद ना कोई दवा ना कोई इंजेक्शन, सीधा फांसी। क्या अर्थात तुमने जो अपराध किया है वो तुम्हें पूरा संज्ञान में तुम्हारे होना चाहिए कि जो तुम किए हो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जैसे वो आदमी तड़प के मरा, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई, जैसे तुमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वैसे उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें तकलीफ मिलनी चाहिए, ये उनका उद्देश्य होता है, ठीक। अब यहाँ पे जजमेंट हुआ तो बाद में उसका जजमेंट कैंसिल करना पड़ा उड़ीसा हाई कोर्ट बेंच को, कि जब वो आदमी को एहसास नहीं है, किसी पागल को थोड़ी फांसी दी जाती है, जब उसको एहसास है नहीं, हम इंसान है कि नहीं, तो बदल दिया गया। और अंत में जब देखो कोई चीज चर्चा का विषय बनता है, चर्चा का विषय बना तो केरल जानते हो बड़ा तेज तर्राक राज्य है, ये तो सीधी सी बात है, वहां पर उसने इसे अडॉप्ट कर लिया कि ये बात सही है भाई, क्षेत्रीय भाषा में काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की आवश्यकता थी। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में आए हुए हैं, जानते हो बड़े तेज तर्राक व्यक्ति हैं, किसी का दबाव उनके ऊपर नहीं चल रहा है, तब इन्होंने अटेम्प्ट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट अब किस भाषा में होगा, इंग्लिश में तो होगा ही। अगर सुप्रीम कोर्ट भारत देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, अगर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाएगा तो जजमेंट इंग्लिश में सुनाया जाएगा, लेकिन अगर उसकी मदर लैंग्वेज हिंदी है, मातृभाषा, तो उसे हिंदी में भी वो जाने क्या कहा जा रहा है, ठीक। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया तो तत्काल अडॉप्ट किसने कर लिया, केरल ने। केरल पहला राज्य बना जिसने क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट सुनाया। और क्या कहते हैं, वो जजमेंट किसमें था जानते हैं, ये जो गाड़ी पर लोन नहीं लेते हैं, लोन, वाहन लोन, उस पर था वाहन ऋण लोन, ये किसका केस था, और एक चेक डैम का था, चेक डैम, 2 जजमेंट आया था चेक डैम का। चेक डैम का मतलब होता है ये मिट्टी पत्थर नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर बालू, तो इसे जो इकट्ठा करके बांध बनाने की जो ठेकेदारी की जाती है उसको कहा जाता है चेक डैम। उसमें कुछ घोटाला हो गया था, एक इसमें और इसमें, दोनों जजमेंट सुना। मणिकुमार थे उनका, और साजिफी, क्या नाम है उनका, साजिफी करके थे, पश्चिम बंगाल के 2 जज थे जिन्होंने पहला फैसला सुनाया। अब नीचे लिखो, एक हेडिंग डाले हो, समझ में जो ना आए पूछ लेना, लिखो। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 8 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 8, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा कितनी मान्यता है, संविधान द्वारा 22, अरे सॉरी कितना होता है, 8वीं सूची है, भाषा कितनी है 22, हाँ 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक। चलो पूर्ण विराम लगाओ। अब देखो 22 भाषाएं कहो तो लिखवा दे, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं समय ज्यादा हो जाएगा। तुम्हारे सिविल के अकॉर्डिंग ये 22 भाषाएं जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसको 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं प्रदान किया गया है, एक कोई हो जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश की 2 भाषा, एक उर्दू और दूसरी क्या है हिंदी, दोनों का स्थान मिला, अपने लिए समझ लो। और ऐसा समझो कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भाषा क्या है, हिंदी, और द्वितीय भाषा कौन सी है, उर्दू। उर्दू को 1989 में मुलायम सिंह के द्वारा दिया गया था, उस समय 89 में उन्होंने सिफारिश की थी
1989 में दिया गया। तो भारत उत्तर प्रदेश, अब आ गया प्रश्न, आ गया बता दे रहे, उत्तर प्रदेश की पहली भाषा हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू। और यहीं पे बगल में रहता उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहली भाषा है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। उन्होंने उर्दू को वरीयता नहीं दी है। ये तो बीच में प्रश्न क्या ही पूछा गया था कि भारत देश किस राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा का स्थान प्रदान किया गया है? कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कभी पूछ ही ले कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान प्रदान नहीं किया गया है? ठीक है, कहो तो लिखवा ही दे तुमको, लिख लो। असमिया, एक एक करके लिखते जाओ। पहला लिख लो असमिया, दूसरा लिख लो बंगाली, पहला लिख लो असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा लिख लो बोडो, बोडो ये सब जम्मू कश्मीर की, तीसरा लिख लो बोडो, फिर चौथा लिख लो मैथिली, तराई इलाका में बोली जाती है मैथिली। उसके बाद अगला लिखो मणिपुरी, मराठी, मणिपुरी मणिपुर में जो बोली जाती है मणिपुरी, उसके बाद मराठी, उसके आगे लिख लो उर्दू, उसके बाद हिंदी, फिर लिख लो नेपाली, उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़िया, आगे लिख लो पंजाबी, संस्कृत, पंजाबी, उसके बाद संस्कृत, संथाली, संथाली, फिर आगे लिखो सिंधी, सिंधी, फिर आगे लिखो तमिल, और क्रम लगाते चले जाना। कितने हो गए? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, कश्मीरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी ये महाराष्ट्र से गोवा के मध्य में बोली जाती है। कोंकणी कितने हो गए? कोंकणी, कौन सी है? संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मिला लो चाहे बार। असमिया, ये लिखो बंगाली, बोडो, अच्छा हाँ एक भूल गए, डोगरी, डोगरी, डोगरी ये बात में डोगरी हो गया ना भाई? डोगरी मिलवा दे, लिख लो। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम हो गया ना भाई? अब देखो सिविल का है तो उम्मीद तो कम है, लेकिन यह कभी मान लो पूछा भी जा सकता है किसको स्थान नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जो भोजपुरी वाले हैं बीच में जब मनोज तिवारी चेयरमैन हुए थे पश्चिम वहाँ के दिल्ली के, तब इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक बार इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि भोजपुरी को भी 22 भाषाओं के अंतर्गत अर्थात भारत की 8वीं अनुसूची में स्थान प्रदान किया जाए। लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिश कह लो या इन्होंने जो कहा तत्काल में मान्य नहीं किया, क्योंकि ये जल्दी नहीं मान्य करते ना, कुछ नियम है। अब आगे लिखो, आगे लिख लो, लिख लो। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश, पॉइंट करके लिखना है इसे, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और
डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने का एक आदेश सुनाया। पूर्ण विराम लगा दो। ठीक, बहुत कुछ बदल गया है, और समझ लो। तो मैंने बताया ना कि उसके पीछे की लॉजिक कहानी क्या रही, वही जो उसके समझ में नहीं आया। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट करके आगे लिखो। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुवाद करने के लिए अभय ओका, अंडरलाइन कर लेना, अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उनका नाम ही था अभय ओका। अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी जिम्मेदारी यह सौंपी गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करेंगे। ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करेंगे। पूर्ण विराम लगाओ। ठीक, अब एक प्रश्न हल्का सा बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? अशोक ओका, उनका नाम, अभय ओका। ठीक, ये उनका नाम रहा। ये कहा गया है कि एक समिति होगी, वो ट्रांसलेट करेगी, वो बताएगी। उच्चतम न्यायालय के लिए व्यवस्था की गई कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जज चाहेगा जिसको, वो ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, वहां चलो अगला पॉइंट लिखो, तीसरा लिख लो। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय, फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? मलयालम। हाँ, क्षेत्रीय भाषा, अभी क्या लिखोगे? मलयालम। अब फिर उसको मलयालम को अंडरलाइन कर देना, मलयालम। फिर आगे लिखो, में निर्णय प्रकाशित करने वाला, मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना। उच्च न्यायालय बना। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके आगे लिखो अगला पॉइंट, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आगे लिखो, यस मणिकुमार और साजी, ऐसे लिखना, और साजी पी चाली या और साजी पी चाली, चाहे अंडरलाइन कर दो, अगर इस केस उससे लिख रहे हो ब्लैक से तो कोई बात नहीं। साजी पिचाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया। साजी पिचाली और दूसरा क्या नाम था, एस मणिकुमार, ठीक, द्वारा दोनों निर्णय दिया गया। फिर प्रोग्राम लगाओ, वही जो निर्णय बताए थे। आगे लिख लो, चाहे नंबर 1 करके लिख लो, वाहन क्रय ऋण, ऐसा करके दो ही निर्णय थे, वाहन क्रय और उसके बाद क्या है, ऋण। वेहिकल इसे कहा जाता है परचेज लोन। एक इसमें जजमेंट आया इनका और एक चेक डैम पर, और दूसरे नंबर पर लिखो चेक डैम। क्या कहेंगे, चेक डैम। चेक डैम तुम सब बता दिए तुमको, वो डैम में चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पत्थर बालू ये सब दुनिया भर की चीजें जो नहीं होती, कहीं इकट्ठा कर लिया जाए किसी काम को करने के लिए, उस पर कुछ गड़बड़ी हो गई थी। एक लाइन समझो, पत्थर बालू मोरन सिरिया सीमेंट, ये सारी चीजें इंक्लूड करके कहीं रखी रहे और उसका एक आदमी मालिक हो। ऐसा समझो कि डैम ही बनाने में सब काम आता है, लेकिन कहीं और भी आ जाए तो ये सब इकट्ठा कहीं पर रखा है, इसका कोई एक मालिक हो और जितना मटेरियल दिखाया जाए उतना ना पाया जाए, उसी में जजमेंट दिखाया गया था। अब घपला, चाहे जो पहले घपला हुआ चाहे जो भी, यही दो था। क्योंकि चेक डैम उस पर मेंशन हुआ है ना, चेक डैम, बाकी तो समझ रहे हो, वाहन का भी व्हीकल और इसका क्या होगा, परचेज लोन का था, ठीक। चलो ये जो है, अब इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। थोड़ा सा पेपर कह रहे थे ना, पेपर ले लिया करो या कोई मैगजीन ले लो, क्योंकि अभी जो शुरू कर दोगे ना, कि अभी जुलाई चल रहा है, सिविल जिनको देना है प्रॉपर IAS, उनके लिए तो समझ लो कि बात अलग है, और PCS का तो मई के आसपास संभवतः होगा, जनवरी में आएगा नोटिफिकेशन। और इस बार उम्मीद भी है कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि सीटें ज़्यादा आ जाएँ, तो थोड़ा प्रिपरेशन करे रहो कायदे से। और देख रहे हो कि हर जगह भी, कौन सा दिन है, शनिवार ना, अभी 2 दिन पहले अर्थात बृहस्पतिवार को, अभी बृहस्पतिवार को लखनऊ मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे 5 सेंटर खोले गए, ठीक, तुम्हारे अभ्युदय के। और CM साहब बिल्कुल पूरी तरह से आदेश से, कोई लड़का तहसीलदार हुआ था एक छोटे से सेंटर से, जिस सेंटर में 20-25 आदमी थे ही, और बेचारा कहीं नहीं पढ़ने गया। एक मुंशी पुलिया में एक छोटी सी कोचिंग थी, वहाँ एक लड़की पढ़ती थी पूनम गौतम, उसने एडमिशन लिया था, कहीं गई नहीं वो, मतलब ये समझ लो कि सिनॉप्सिस लिखती थी, सिनॉप्सिस समझ लो PhD में, तो उससे पैसा कमाती थी, अपना परिवार भी चलाती थी, लेकिन वो आरो हो गई प्रॉपर। तो जब इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए थे, CM साहब तो बड़ा प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पे कितने सेंटर है, बताया गया 2, 3 सेंटर और खोलो, 3 सेंटर खोलो, और कुछ सेंटर लखनऊ के एकदम किनारे खोलो, कुछ तो केंद्र में खोलो, और कुछ हाँ एकदम किनारे खोलो, ताकि उधर बाराबंकी के और हैदरगढ़ के जितने बच्चे वो भी आ जाएं। और इसके लिए अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो सूचित करो, हमको व्यवस्था हम कराएंगे। लेकिन जैसे हमने आज एक छोटे से सेंटर में, जहाँ 25 बच्चे पढ़ते हैं, 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, 25 का एडमिशन हुआ है, 15-16 आ रहे हैं, 2 लड़के फाइनल सिलेक्शन पाए, तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़ा सेंटर हो वो 10-15 लोग वहाँ सिलेक्ट हो, और सारी व्यवस्था हम करेंगे व्यक्तिगत। तो 5 सेंटर भी बृहस्पतिवार को था, मीटिंग सब हम लोग सभी बुलाए गए थे, और हुआ भी है। देखो इलाज करने को कह रहे थे कि 2-2 सेंटर के टीचर को दिया जाए, या 5 सेंटर में 1-1, 2-2 दिन दिया जाए। देखो क्या बना के लाते हैं सभी लोग, CM है भाई, उनको बनाएंगे, मुझे साहब थे साथ में, तो इतना सरकार करने की कोशिश करो कि हो जाए। अभी जैसे तुम लोग हो, जितने लोग हो, आप लोग में से भी किसी 2 लोग का एक बच्चा भी हो जाए, उनको सूचना पहुँच जाए, मान लीजिए उसको आएंगे नियुक्ति पत्र जरूर देने, और अगर उनके कदम यहाँ पड़े तो भाई वर्तमान के तो ईश्वर हैं, तो फिर समझ लो कि काया पलट हो गई। स्कूल की छोड़ो, तुम्हारे पूरे हरदोई की, जो उनको खराब लगे, वही नहीं कोई भी CM हो,
सम्मान की बात है। और फिर रास्ते में जितना खराब है उस पहली चीज़ तो उनके आने से पहले काफ़ी चीज़ तो सही वैसे कर दी जाएंगी, और जो उनको लग जाएगा गड़बड़ है और उनको लगा कि वहाँ से पैसा रिलीज हो गया, सारी व्यवस्था कर दी गई, फिर तुमको बराबर नहीं मिला, वैसे भी जानते हो किसी की नहीं सुनते तो है नहीं, वैसे भी हो। ठीक, तो कोशिश करो और कितना प्रयास कर रहे हैं, और बंद बंद नहीं होना है, कुछ अफवाहें हैं दुनिया भर की बंदी बातें। चलो ऐसा लिखो, एक अभी हेडिंग डालो कोल्लम, ऐसे लिखा, एक है कोल्लम, ठीक ऐसे लिखा जाता है, उसका यही है, तमिलनाडु वालों का है, KOLLA है कोल्लम। फिर ऐसे डैश करो, फिर कोल्लम के आगे लिखो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। कोल्लम, हाँ कोल्लम केरल में पड़ता है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, वो अपनी भाषा में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोल्लम में सारे के सारे आदमी संविधान के ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है भाई। वहाँ ये है कि वो पिनराई विजयन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, CPIM के हैं ना, CPIM के होंगे, क्या नाम है, तो पिनराई विजयन। कारण ये है कि इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक अभियान चलाया, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि हमारे भारत देश में संविधान लागू हुए 70+ हो गया है इतने वर्षों से, और लोगों को संविधान के विषय में कुछ नहीं मालूम। भाई अगर आपको मालूम हो जाए, आप रोड पर जा रहे हो, देखते हो कभी पुलिस वाले कोई और आदमी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कह दे, तो आप जानते रहोगे तो कहोगे ना कि भाई कैसे कैसे कह रहे हो आप, आपकी आर्टिकल के अंतर्गत किस धारा में लिखा है, ठीक, तो भी शांत हो जाएगा। और तुमको कुछ पता ही नहीं मूरी गाजर तो क्या बतियाओगे, कहेंगे चलो अंदर, चलो गए अंदर कर दिया। जैसे भी बीच में और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ पेपर पढ़ा करो, पेपर मैगजीन ले लो, उसमें कहा गया पति की गैर हाजिर में, बात तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के साथ जरूरी है, बताना तो नहीं चाहिए, पति जो उसका हो उसकी गैर हाजिरी में या उस समय ना हो, अगर उसकी पत्नी द्वारा अगर मान लिया जाए किसी से वार्तालाप करते पकड़ी जाए, कि चर्चा में बड़ा है भैया सब्जेक्ट ये, और चर्चा में रहता तभी संविधान का पन्ना उल्टा जाता है। भारत देश में संविधान तब तक नहीं पढ़ा गया है जब तक, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया हाल ही में, उसने कहा है 498 धारा 498A के अंतर्गत वह पति स्वतः ही पत्नी को तलाक दे सकता है। एक दूसरी चीज, अगर ये क्लियर हो जाए कि उस पर पुरुष से उसकी वार्तालाप कब से हो रही है, जब ये क्लियर हो जाए किसी डेट से, उस डेट से लेकर के उसकी जानकारी तक की पूरी रिकवरी का पैसा वो देगा जो बात करेगा उससे। बात समझ रहे हो? अभी आया है मुझे लगता 15, अरे ये जो बहुत चर्चा में चल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है ना, 10-15 दिन पहले की बात है, एक कटिंग थी दैनिक जागरण के पहले वाले पृष्ठ पर, इसे किनारे लिखा था कि धारा, उसमें लिखा गया था कि धारा 400 क्या बताया तुमको, 498A के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला, 4-5 लाइन नहीं उल्लंघन हुआ, लेकिन वो जज हैं, कुछ ना कुछ सुनाए होंगे, अब कहो तो उनको भी पढ़ के आए, उन्होंने कहा ये उसके साथ गलत हुआ। अनुच्छेद 19 में 19 में कई राइट्स दिए गए हैं, और तुम जानते हो कि भारतीय संविधान में जो लिखा गया है उसका कई मतलब निकलता है, और हम लोग उतने पढ़ते हैं। बातचीत की स्वतंत्रता ना, अरे भाई फोन पर बातचीत हुई, उसमें तो उसमें पूरी साजिश की बात कही गई। अब किसने फाइल किया था, देखो एक होता है बातचीत करना, ठीक है, एक सही होता है बातचीत करना, तो उसकी डिफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की होगी, लेकिन हमको ये याद नहीं करना, हमें ये याद रखना है अपनी परीक्षा में कि आएगा किसके अंतर्गत वो, उन्होंने किस धारा क्या अनुच्छेद जज साहब ने लगाया और उन्होंने ये जजमेंट दिया, ठीक है, क्योंकि बड़ी हत्याएं हो जाती दुनिया भर में, देखो चर्चा में होगा तभी होगा। मैंने एक जज का नाम लिया था, कहने नहीं थे, एल नागेश्वरन का, शायद तुम्हारी क्लास नहीं होगी,
एल नागेश्वरन भारत देश के नाम सुन लो चाहे उनका। एल नागेश्वरन मई 2022 में भारत देश के इकलौते जज थे जिन्होंने क्या कहे तुमको सेक्सुअल वर्क को उन्होंने वैश्यावृत्ति का नाम दिया था ऑक्यूपेशन स्टेटमेंट में। अब क्या कहेंगे, भारत देश के नहीं कहाँ है वो, नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी वो जा चुके हैं। भारत देश के किसी जज की हिम्मत नहीं पड़ी उनके जजमेंट पर कोई पाबंदी वो कुछ कह देता। उन्होंने कहा था, एक लाइन बोली थी कि सेक्सुअल वर्क, उसके बाद डैश पे उन्होंने कहा ऑक्यूपेशन नॉट इज द वर्क। अब उससे किसी ने पूछा 22 पन्ने का जजमेंट था उनका, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इसको, इस तरह की चीज़ है, ये सब धंधा है और कुछ नहीं है। और नीचे सिग्नेचर कर दिए, पास हो गया भाई। और सब लोग पढ़े तभी हम लोग पढ़े तभी तो, और पढ़ना हो विस्तार से तो ये बता दें तो आपको हम, एक घटना तक की किताब आती है जो 2022 के पीसीएस के पेपर उससे पहले आई थी, उसमें पूरा हाँ दृष्टि करके आती है, दृष्टि में थी वो पूरा पन्ना था, क्या कारण था सुनाने का, क्यों सुनाए, और किसी ने कुछ नहीं कहा। अध्यक्ष रहे उनके साथ 2 सदस्य और ऐसा था पैनल उनका, वो चीफ रहे एल नागेश्वर, उनका नाम नागेश्वरन, एक 2 लोग और। इसका कोई मैटर नहीं है, इसका मैटर ये है जानकारी के लिए कि हाल ही में 398A का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लाइन लिखी कि अगर मान लीजिए कभी कोई इंसान, उसने जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ उसमें यही था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया एक नया निर्णय नीचे था कि अगर पति की जानकारी या पति की गैर हाजिरी में पत्नी द्वारा किसी से वाद किया जाता है, इसकी जानकारी पति को नहीं रहती, जिसका नजरिया गलत होता है, तरीका उसका गलत है। अब टीचर की एक मर्यादा होती है, सब टीचर भी मर्यादा के अंदर बताएगा, वो उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा उसे पति को पता चले, क्योंकि तलाक का प्रावधान नहीं था, उन्होंने कहा उसे छोड़ने का राइट से पति को दिया जाएगा। और अगर ये डेट उसकी क्लियर हो जाए कि उसके साथ, क्योंकि एक आदमी एक ही साथ आदमी के साथ रह सकता है, अगर उसकी ये डेट क्लियर हो जाए, कोई और बात हो, उसकी रिकवरी का रिस्पॉन्सिबल वो होगा जो उसके साथ में रहेगा। बस दैट्स ऑल। इसके बाद 4 लाइन में था उसका, ये उसमें आया था। और आगे विस्तार से इसी में इतना फोकस ना करो, इसमें ये देखो इसमें था क्या। जब मैंने कहा कि इतनी आज़ादी हो गई 370-35 से नहीं समझ पाए कोई, क्या समझने में 2019 से लगा था? 1947 के बाद संविधान में लिखी गई बातें सबको मतलब अलग अलग निकलता है, वो अपने हिसाब से लिखे थे, कोई पढ़ नहीं पाया। अब तो बड़ी शर्म की बात है कि और हर जज होने के बावजूद 370-35 नहीं बता पाए। तो कहते हैं मोदी जी कितने महान हैं, उसकी डेफिनेशन को बता दिए और बताने के बाद अभिनंदन बना भी लिए। चलो आगे लिखो, इसमें क्या लिखे थे, बाकी थोड़ा सा मोबाइल पर डालोगे तो संभवतः आ जाएगा। आगे लिखो, कोल्लम भारत देश का पहला संविधान साक्षात्कार। देखो पिनराई उनका नाम था, पिनराई विजयन, ठीक। इन्होंने ऐसा कहा कि भारत देश के संविधान को लागू हुए कितना प्लस हो गया 70, लेकिन लोगों को संविधान के विषय में नहीं पता है। तो हम अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, सीएम, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रत्येक नागरिकों को समझाए। तो उन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें 2000 प्रशिक्षक रहे, जिसे कहा जाए इंग्लिश में ट्रेनर। तो ट्रेनर जा के घर घर लोगों के, हालांकि वहाँ पे ट्रेनर नहीं कहा गया, अगर कहा जाए कि 2000 अगर उत्तर प्रदेश में ट्रेनर कहा गया तो उन्हें क्या कहा गया, वहाँ सीनेटर, बात समझ रहे हो, वहाँ उन्हें क्या कहा गया, सीनेटर। 2000 सीनेटर जाकर के लोगों को बताए कि संविधान में क्या उल्लेख हुआ है। ऐसे 20,000 से भी ज्यादा था, 10 साल से, मतलब एक एज डिसाइड की गई थी कि जो आदमी संविधान को समझ सके, पूरे सारे लोग बताओ वहाँ पे जा जाके जो जितना उचित रहा वो समझाए। तो ये बाद में कहा गया कि चलो केरल भारत देश के एक ऐसा राज्य हुआ जहाँ पे संविधान के विषय में सरकार ने अभियान चला के बताया। बात समझ रहे हो नहीं? और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसके आगे कुछ नहीं है उसमें, ठीक। त्रिशूर एक जिला पड़ता भी लिखा देंगे, त्रिशूर ये जिला पड़ता है केरल में। पहले यहाँ के डीएम साहब ने काम शुरू किया था, तब जाकर के स्टेट लेवल पर काम चालू हुआ। उन्होंने कहा कि जरूरी है संविधान के विषय में लोगों को जानना कि किसको सजा किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, पकड़ा कैसे गया है। ऐसे थोड़ी अब जो कुछ कह दे सही है, सबकी राइट से सबके अधिकार हैं बने। चलो लिखो इसमें तो एक लाइन, भारत के संविधान, नीचे चाहे लिख लो स्टेटमेंट में, भारत के संविधान के लागू होने के, भारत के
संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय 70 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के अधिक समय व्यतीत या खत्म व्यतीत लिखो, व्यतीत होने के बाद भी अधिकतर नागरिक संविधान के मूल्यों एवं दस्तावेज संविधान के मूल्यों एवं दस्तावेज में समाहित गहन अवधारणा मतलब जानते हो उसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, अवधारणाओं से परिचित नहीं है। फिर आगे लिखो, अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, इसे अंडरलाइन कर लेना, सिविल सोसाइटी संगठनों, आगे लिखो उसके अंडरलाइन के बाद सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी संगठनों, फिर आगे लिख लो सरकारी एजेंसियों आदि में सरल सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया गया। पहलों को लॉन्च किया गया ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। राष्ट्र निर्माण योगदान हेतु नागरिकों को सक्षम बनाया जा सके। ठीक, अपॉइंट करके लिखो। जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। अगला पॉइंट लिखो। इसकी घोषणा
इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। वाला के नाम पर पिनाराई है, ऐसे लिखते हैं, पिनाराई विजयन द्वारा की गई। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, अंडरलाइन कर लेना, संविधान यहां से फिर से कोल्लम, आगे लिख लो, कोल्लम की यह उपलब्धि, उसके आगे फिर संविधान साक्षरता अभियान, इसको यहां से अंडरलाइन करना, संविधान साक्षरता अभियान। द सिटीजन 2022 का परिणाम है। द सिटीजन 2022 का परिणाम है। आगे लिखो अगला, इस अभियान को, अगला पॉइंट है, लिख रहे हो ना सभी लोग बराबर, पीछे में। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत का मान, आगे लिखो, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया था। एक प्रश्न सुनो यहाँ पे, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि हाल ही में केरल के कोल्लम जिले को भारत देश का पहला साक्षरता जिला, क्या कहते हैं, संविधान साक्षरता जिला घोषित किया गया, निम्नलिखित में से इस समिति में किसको स्थान नहीं दिया, या इस समिति में पूछा जाए इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो पहला क्या लिखे हो, कोल्लम, पहला क्या है वहां का जिला पंचायत है, दूसरा क्या है उसका जिला योजना है, तीसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटर है, अर्थात वहां का जो प्रशासन प्रबंधन है, चौथा कुछ और डाल देगा। ये सिविल के लेवल से बनाया जा सकता है। या पूछा जाए कितने थे उसमें, क्रम से करो, कितने हुए, 3, अभियान में कितने हैं, 3 हैं, तीनों के नाम ये हैं। और किसका पार्ट है, भारत देश का जो द सिटीजन 2022 लागू किया गया था मोदी जी के द्वारा, नागरिकता 2022 मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें कहा गया था इसमें भारत के नियमावली था, संविधान में दी गई चीजों को लोगों को उसके प्रति जागरूक कराना, उसी का एक पार्ट है केरल का ये जो चलाया गया। इसीलिए मैंने कहा ना कि द सिटीजन का एक भाग है, उसी का एक परिणाम है, उसी के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक, चलो, कभी कभी परीक्षा में से कोई स्टेटमेंट आ जाता है, वैसे नीचे पूछ लेता है, एक बार भी याद नहीं है बराबर, कुछ पूछा गया, उसने कहा गया था यह स्टेटमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। एक ऑप्शन में था उसमें यूएनओ, सही नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हम लोग करके आए थे, काफी लोग का गलत था कि कौन सा नेता कहाँ बोल रहा है, उसने कहा कहाँ का था, तो यूएनओ का था, वो बोला गया था, तो तत्काल में था। अब संयोग से जो पेपर हम दिए हमारे पहला ही प्रश्न था, वो तो शुरुआत से गलत से हो गया था, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो वैसे बनाया जा सकता। मैंने एक चीज और कहा कि जैसे अपने यहाँ ट्रेनर हैं, प्रशिक्षक,
तो वहां तुम्हें क्या कहा गया था? सीनेटर। केरल में अगर कहा जाए जो इन्होंने संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया, जो टीचर रहे, उन्हें केरल में क्या कहा है? सीनेटर। ना कि प्रशिक्षक, ना तो ट्रेनर, लेकिन अपनी भाषा में क्या कहेंगे उसको? ट्रेनर। अब अगली लाइन लिखो उसके आगे। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 7 लाख से अधिक इस अभियान के अंतर्गत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया। मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया गया। ठीक, बेसिक प्रिंसिपल की बात हुई है। सिविल का पेपर देना है तो मामूली चीजें याद करना पड़ेगा। पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पैरे को या किस खंड को, किस सेगमेंट को लेकर के समझाया गया था, बेसिक प्रिंसिपल की बात कही गई है। मूल सिद्धांत का मतलब यही ना, उसका जो ऑर्डिनरी चीजें हैं, बस हल्का हल्का चीजें, ये ऐसा है वैसा है जो भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा डीपली ना फंडामेंटल राइट्स हो और ना फंडामेंटल ड्यूटी, ना कर्तव्य, ना कुछ। उसमें जो इम्पोर्टेंट रहा, जो उसमें इम्पोर्टेंट रहा वही लोग बताएंगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। दूसरा, इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। अगला पॉइंट लिखो। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों, अर्थात ब्रैकेट में लिखना ट्रेनर, 2000 प्रशिक्षकों, अब बीच में क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ट्रेनर को सीनेटर और अंडरलाइन कर लेना, उसके नीचे सीनेटर कहा गया। सीनेटर कहा गया। अगला पॉइंट नीचे लिखो। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था।
भैया। राजस्थान अशोक गहलोत ने भी अपने संविधान भारत का निर्माण किया है, जैसे यहाँ संविधान किया गया है। जी जी। ऐसे राजस्थान में अशोक गहलोत ने संविधान भारत का निर्माण किया है, ताकि वहाँ के लोग जाएं, वहाँ सब संविधान के बारे में लिखा हुआ है। तो सर देखो देख लेंगे, हालांकि इस समय बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं किताबें, लेकिन ये है कि अगर इम्पॉर्टेंट है तो जिस दिन बैठेंगे काट के जो पेपर रहता है काटेंगे या कुछ मैगजीन लाएंगे तो देखेंगे कैसे क्या है, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर गहलोत ने किया करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए आप जेनरल क्लियर पढ़ रहे हो तो गहलोत हो चाहे कोई और हो, संविधान के प्रति जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक इंसान का राइट्स है, जानना चाहिए। आज यहाँ बैठे हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। मैंने एक करंट में या इकोनॉमिक्स से मैंने पढ़ाया था कहीं पर, यहाँ हो यहाँ कहीं पर एक योजना मैंने बताया था, एक वो योजना हो कि गोल्ड हैंडशेक योजना, इकोनॉमिक्स का सेगमेंट था, मैंने कहीं पढ़ाया था किसी जगह। तो अब यहाँ पर इसके नाम से न जाओ, इसका मतलब ही यही था। गोल्डन हैंडशेक योजना पहली चीज तो दुनिया में लागू कब की गई? 1960 में। भारत देश में कब लागू हुई? 1961 में। आज अगर कोई तुम ड्यूटी करते हो, कोई नौकरी करते हो, मन हुआ छोड़ के चले आए, बात समझ रहे, तुम्हारी मर्जी हुई तो करे 6 महीने, नहीं छोड़ के चले आए, तो कम से कम तुम ये ना सोचो कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, मन होगा तो करेंगे, मन होगा तो नहीं करेंगे। नहीं भाई, मन वाली बात नहीं है। ये नियमावली बनी है 1961 में कि आदमी अपनी स्वेच्छा से अगर ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, अगर उसे लगता है कि हम कुछ आगे और कर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लेकर के, एजुकेशन रिलीफ लेकर के पढ़ाई कर ले, एक चीज, नहीं तो नौकरी छोड़ दे। लेकिन छोड़ने का नियम पूछा जाए, इसका मतलब यही होता है अपनी मर्जी से, अर्थात स्वतः अपने पद पर रहने वाला, सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति, स्वतः सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति। तो वैसे ये नहीं है कि सब हमें नियम दिया गया, बनाए गए कानून, आज सारे लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। अगर क्या ब्रिटिश साम्राज्य होता तो इतने लोग इकट्ठा होते, लेकिन की परमिशन कौन नहीं देता? आज तक इतनी देर से पढ़ रहे, कोई आया नहीं दंडित करने, ना कोई तुम्हें डांटा। इसका मतलब कोई ना कोई नियमावली है देश में, और संविधान है हमारा। तो ऐसा अगर वहाँ हो रहा बड़ी अच्छी चीज़ है, जानकारी होनी चाहिए लोगों को कि कैसे क्या करना चाहिए। ऐसे आदमी की तरक्की होती, तरक्की रुकती तो है नहीं। एक बात और याद रखो, क्लास 1 हो या 2 हो भैया, जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं तो इससे अगर आप जाना चाहते हैं तो टाइम आपका हो गया है, ठीक है। जैसे मान लो, एक बार फिर से बोलो। जैसे मान लो आप ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 10 से 5 की ड्यूटी है आपकी, ठीक, 5 बज गया, हाँ, आपकी जगह पर दूसरा नहीं आया है, हाँ, तो मतलब तब तक आप जा नहीं सकते, भले 6, 7, 8 बज जाए। 10 से 5 तक अगर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं आया तो आप ड्यूटी करोगे, ये ऐसा नियम है, ठीक है। ये अलग अलग नियम है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 आया था, तो भारत के संविधान में तो सीधी सी बात है कि इंसान को 8 घंटे ड्यूटी करनी है। लेकिन जो अधिनियम बने बाद, जैसे कारखाना अधिनियम 48 आया, फिर 61 आया, 1926 आया, उसमें व्यवस्था की गई कि अगर ऐसा कोई कार्य है, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 10 से 5 आपकी ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट काम मिले। ऐसा कोई काम ना हो कि आप ना जाओ, आप चले जाओ तो काम अगर रुक जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, वो आ रहा है। लेकिन 10 से 5 जैसे आपकी ड्यूटी है, 5 से ही किसी की और ड्यूटी हो, ठीक है। यही आप कहना चाह रहे हो, 5 से उसकी ड्यूटी हो, वो आदमी नहीं आया तो तब तक आप रिलीज नहीं कर सकते हो, तब तक आप रिलीज नहीं होगे जब तक वो आएगा नहीं ना, यही कह रहे हो। तो इसके आगे फिर अब हम क्या बताएं, इसके आगे आपको कैसा कहाँ नियम है। इस तरह जो अधिनियम बने हैं, एक्ट बने हैं, फैक्ट्रियों के लिए अलग नियम बना है। मैंने एक नाम बताया कि एक नियम आया था 1948, उसमें कुछ मेंशन है 1948, ठीक है। देखो जो मन में बात, जैसे इनके मन में जो बात थी, एक बात और याद रखो, भारत के संविधान में जो मेंशन किया गया है लॉजिक, एक तरह से सबके लिए कहा गया है। लेकिन ना तो सारे के सारे इंसान किसान हैं, ना आदमी सारे फैक्ट्री में काम करते, ना आदमी सारे के सारे सर्विस वाले हैं। हर जगह अलग अलग नियम बने हैं, अलग अलग उसके चार्ट हैं। जो भी नियम बना, कर्मकार का नियम आया था, तो कारीगर काम करने वाले हैं 1926 में, वहाँ का जो नियम बना है
इसे जो काम करने वाले कर्मकार हैं उनका नियम अलग होगा। ये सब नियम अधिनियम में है, उसमें कारखाना वाले में कि कैसे किसका होगा, कटेगा वेतन, इसका रिस्पॉन्सिबल कंपनी का मालिक होगा या कोई और होगा, उसमें लिखा गया है। अब उसको पढ़ लीजिएगा। अब तो मोबाइल का समय है, इतना रिसोर्स बता दिए 26-48 का, पढ़ लो कि निकल आएगा उसमें। एक बात जान लो, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, दुनियादारी की बात नहीं। अगर हमने तुम्हें बताया कि भारत देश में, जैसे मजाक में मैंने कह दिया कि बर्बादी के 3 कारण, चाहे तुम्हारी उम्र के हिसाब से बता दें, चाहे जैसे, तो मैं विद प्रूफ बताता हूँ। किताब का नाम पॉवर्टी ऑफ कल्चर, लिखने वाला राइटर उसका ऑस्कर लेवाइस। तो फिर आप उसको सर्च नहीं करोगे, आप यूपीएससी में खड़े होकर के बता देना कि भारत देश, इस भारत में नहीं, किसी भी सोसाइटी में मजाक में अगर बच्चा पढ़ने लगे, उसका रिस्पॉन्सिबल अच्छा रहे, तो मैं मजाक बड़ी बातें पढ़ाता हूँ, चाहे जहाँ समझ में आ जाए आदमी। मैं ऐसे टहलता रहूँगा, हंसता रहूँगा, वैसी बात जो तुम्हारी उम्र से मैच कर जाए, वो मेरी मर्यादा के खिलाफ होता है, लेकिन मेरी क्वालिटी हो है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, कि तुम्हें आ जाए। जैसे मैंने एक दिन बताया, पता नहीं कहाँ, यहीं पे मैंने झगड़ा कर रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा सोसाइटी के बर्बादी के 3 कारण, जल, दोनों जमीन, तो आदमी को लग गया खराब। तो मैंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ बोले लिख लो। तो मैंने कहा किताब है पॉवर्टी ऑफ कल्चर, मोबाइल में सर्च करना, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था ऑस्कर लेविस, उसने लिखा था, और बता देना कभी आयोग में हो तो। और फिर एक दिन तो ज़्यादा सूट बूट पहना आदमी मिल जाता है, तो हमने एक दिन कहा था ज़्यादा फैशन ना करो, नहीं फिसल जाओ वही RR के पास। तो कह सर क्या बात, क्लास में बताए कि जहाँ से हमारी सभ्यताओं संस्कृतियों का नाश होता है, वहीं से फैशन की शुरुआत होती है। इसको कहा था हार्वर्ड स्पेंसर ने, ब्रिटेन का वैज्ञानिक था। जाना इंटरव्यू में बता देना, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो तुम्हारा वाइबा लेगा, ये सब उससे बड़े वाले वैज्ञानिक हैं। और मैंने अगर तुम्हें कहा है 26 और 48, तो तुम्हें मिलेगा, ये पक्का जान लो, क्योंकि वो बात नहीं है। क्योंकि अब ये है, ये नहीं कह सकते सब पता है, लेकिन इतना है कि मतलब भर का जानते हैं। अब देखो नारायण की मर्जी क्या होने वाली, लेकिन जो रहेगा विद प्रूफ रहेगा। नाम बता देंगे, लेकिन आप नोट कर लो, अगर आप पूछ लीजिएगा किसी से। चलो, अब बीच में आएगा कोई बात तो बताते नहीं, तो अगर अब कोई बात बताई जाए, चाहे हम बताएं, कोई और सर बताएं, जब वो क्लास चला गया, जैसे हमने जैसे आप बताया, आपने पूछा, अब आपकी जिम्मेदारी है मिसलिनियस की क्लास जिस दिन चलेगी, विविध की एक क्लास यहाँ चलेगी मिसलिनियस की, तो पैसे पूछ लिया जाता है ना कि भारत देश अधिनियम कब आया, कर्मकार कब आया, लिखवाएगा कोई ना कोई सर, कम से कम 4 से 5 प्रश्न ये भी तुम्हें मिलेगा। वो क्लास जो तुम्हें पढ़ाएगा, वो उससे पूछ लेना कि इसमें क्या क्या लिखा है, वो अच्छे से डिफाइन कर देगा। और सौभाग्य रहा, दुर्भाग्य रहा, जिसके भाई मतलब हम ही आ गए तो हम ही होंगे हलाल, कोई दूसरा आएगा तो वो होगा, लेकिन जो आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें तो सही बात है, करंट से नहीं जाना चाहिए, लेकिन करंट से रिलेट करके सवाल बन रहे हैं, ठीक है, उसमें दिया गया है। चलो, और जानते हो ये जो कहते हैं ना कि 5 बजे के बाद 4 घंटा काम करो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ये सब नियम है, उसमें लिखा गया है कि सरकार के द्वारा डिसाइड की गई 8 घंटा की अवधि खत्म होने के बाद अगर वो कर्मकार कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त मूल्य दिया जाएगा, इसे सरप्लस कहा जाता है, अधिशेष। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उस कंपनी का मालिक, उसे देना पड़ेगा, नहीं तो एक दंड संहिता है उसके अंदर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, चलो, इसीलिए लोग कहते हैं ना ओवर टाइम करते हैं, वही है ओवर टाइम। चलो आगे लिख लो, ये भी डालो, ये लिखो तमिलनाडु, अगली हेडिंग है ना, तो खत्म हो गया। आगे लिखो तमिलनाडु, फिर आगे लिखो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। ये तुम्हारे स्टेट, मतलब एक को बन गया हेडिंग। एक प्रश्न सीधा सा है, जितना तुम लोग लिखते जा रहे हो एक प्रश्न तो ऊपर ही है कि भारत देश का पहला संविधान साक्षर होने वाला निम्नलिखित में से जिला कौन सा है? कोल्लम। यहाँ आ जाए कि भारत देश एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने जलवायु परिवर्तन स्टार्ट किया है? अलग से नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तमिलनाडु भी भारत देश का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जो भारत देश ने 2008 में जब मिशन चालू कर दिया है जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का,
तो इनको नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किया, और किया इसीलिए करंट का एक विषय बना, तभी आप तुमको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक, चलो देखो एक प्रश्न, एक बात सुन लो। भारत देश में देखो, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, वो तो दुनिया में एक ऐसा रहा, भारत में ऐसा रहा कि विश्व में सभी लोग जानते थे, विवादित रहा हमारा देश। तमिलनाडु भारत देश के एक ऐसा राज्य है कि जहां के लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते। ये मैं कह रहा हूं, अधिक जानकारी के लिए तुम्हें लगे, ईश्वर करे कि कभी दिल्ली पढ़ने जाना तो तुम मिलेंगे जरूर, तो तुम मिलेंगे तो बगल में तुम जहाँ खड़े होगे तो धोती खींच के बगल में खड़े जरूर हो जाएंगे, क्योंकि पक्का पंडित समझते हैं पूरी तरीके से। वो कहते हैं ना तुम्हारी लैंग्वेज ना भाषा, बात समझ रहे हो, हमसे तुम्हारा कोई मैच नहीं करता, क्योंकि अपने आप को श्रीलंका ही समझते हैं। कई बार ऐसा समझ लो कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, ना उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, नहीं तो हो सकता है किसी न किसी बार प्रॉब्लम न पैदा हो गई होती। यहाँ अलग नहीं हो पाए, अलग देश नहीं बन पाया, क्योंकि जानते हो कि दिल्ली भारत देश की राजधानी, और यहाँ पे जो मान लीजिए प्रधानमंत्री ले लो, भारत देश का सबसे बड़ा शासना प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। आज तक कोई तमिलनाडु का नहीं बना। उत्तरी भारत, मध्य भारत, इसी के बीच में सभी लोग होते हैं। जिनसे भयंकर लीडर है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, क्या कहते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, खत्म हो जाता है। वहां से कोई आ नहीं पा रहे, कोई ना कोई नियम बन जाता है। तो ये इस तरह के कार्य करते रहते हैं, लेकिन ये काम ऐसा करते हैं तमिलनाडु वाले कि जो ज्यादा सुर्खियों में नहीं होता, मौखिक होता है। तो ये मैंने कहा जानकारी तुम्हें तभी मिलेगी जब साथ में रहोगे, जाओगे तब। अब एक इसमें आया, जलवायु परिवर्तन शुरू कर दिए, कोई आवश्यकता नहीं थी इनको, लेकिन दिखाने की बात थी। चलो नीचे लिखो, ये ऐसा है इनका हिसाब किताब। नहीं मानते भाई, भारत देश में ही है, एकता में अनेकता है, अनेकता में भी एकता है। चलो हाँ लिखो, वर्ष 2021-22 के बजट उसने मेंशन किया, देखो हेडिंग हो गई, ठीक। अब उसके नीचे आप नीचे करके लिखो, वो तो ऐसे क्या अंडरलाइन कर देते होगे ना, अब नीचे लिखो। आगे क्या लिखे हो, वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन जानते हो, ऐसे लिखो तो बताते हैं। समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक, ये इस बजट में कहा गया 21 और 22 इन्होंने कहा है। इसका एक जो वही बता रहे थे, अनुकूलन समन गतिविधियां इंग्लिश में कहा जाता है एडाप्ट, क्या होगा ये ठीक होगा, एडाप्टेशन माइटिगेशन एक्टिविटीज। बात समझ रहे हो, समन अर्थात शुद्ध भाषा में अग्नि होता है, आदि, तो समन उमन नहीं लिखा रहता है, समन यंत्र,
कहीं लिखा नहीं गाड़ी उड़ी में, या जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसमें लिखा है, बस वैसा समझो। बस और इंग्लिश में अगर मान लीजिए कहा भी जाता है तो कहा जाता है एडाप्टेशन माइटिगेशन एक्टिविटीज। अब उसे इंग्लिश में हिंदी में कर लेना, इतना तो पता। एक्टिविटीज गतिविधियां जानते हो, अनुकूलन का मतलब होता है अपने हिसाब से, और समान का मतलब होता है आदमी। बात समझ रहे? चलो अगला पॉइंट लिखो दूसरा। टीसीएस के लिए तो ऐसे ही नॉर्मली पूछ ले कि जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य क्या आएगा का ऑप्शन? तमिल। आगे लिखो इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने तीन प्रमुख मिशनों अब ब्रैकेट में लिखो ग्रीन तमिलनाडु मिशनों आगे ब्रैकेट में ग्रीन तमिलनाडु मिशन कामा तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन, उसी कामा लगा के 2 3 है ना इसमें, दूसरा हो जाएगा ग्रीन तमिलनाडु मिशन कामा 1, दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन, जिसे वेटलैंड कहते हैं ना आर्द्र भूमि कामा तमिल आगे फिर लिखो तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन ब्रैकेट बंद कर दो। ये 3 है, ठीक। आगे लिखो उसके को लागू करने के उद्देश्य से ब्रैकेट बंद करके को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई। को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई, ठीक। इसी के अंतर्गत ये लोग की गई। अब ऐसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के तीनों मिशनों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? पढ़ लो, जलवायु है, आर्द्र है, और एक पहला वो ग्रीन है, जलवायु है और आर्द्र। अब चौथा जो होगा वही उसका गलत हो जाएगा। या पूछा जाए पहला दूसरा तीसरा कौन सा एक ये लिखा रहा है उपरोक्त में से सभी, अभी तो जानते ही हो, क्योंकि सिविल में तो ऐसे बड़ा कम पूछने लगा है कि 1/4 में तुमसे टिक लगवा ले। अब तो स्टेटमेंट देता है ना, और अभी थोड़ा सा समय है। अब जैसे इस बार जिनका हुआ ठीक है, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी कर लो कि कम से कम अगली बार हो। क्योंकि जब पहले एक आध बार लिखोगे मेंस तभी क्लियर होगा। भगवान करे कि पहले मेंस में तुम्हारा हो जाए सिलेक्शन, पहली परीक्षा दो, लेकिन ये संभव नहीं है कि पहली बार मेंस लिखो उसी साल फाइनल हो जाएगा। एक आध बार लिखोगे तो आइडिया आ जाएगा कि कितना नंबर मिला, कितने से रुका हमारा, कितने से हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। और वो रियल में होता है, दिन का हो जाता है। बहुत लिखे रहते हैं, बहुत टीचर उसे चेक करवाए रहते हैं, जांच करवाते हैं कहाँ में माइनर मिस्टेक है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। जब एकदम क्लियर हो जाता है तो उसी उनका हो जाता है। लेकिन एक बार पहले लिख लो। संतोषजनक नजर में नहीं आया ना, ज़्यादा लोगों को हो गया तो शायद इसी मेंस की क्लास चलने लगती, ऐसा विचार था अपने यहाँ। चलो अभी लिखो, अगला पॉइंट लिखो, आगे लिख लो। दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन, दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अगला पॉइंट लिखो, इस मिशन को शुरू करने की, इस मिशन को शुरू करने की, इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री, इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिति, एम के स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिति लिखना, समिति ऐसे, समिति इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ पर, तमिलनाडु क्लाइमेट समिति के दौरान की गई, चाहे लिख लो, के दौरान की गई। अगला पॉइंट लिखो, तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन या दौरान की गई। अगला पॉइंट है तमिलनाडु क्लाइमेट समिति का आयोजन, वही जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, समिति का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को, 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा लिखाने का मतलब यही है, ये जो तुम्हारी स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, हमारा पूछा जाए, ऐसे आ जाए कि हाल ही में, मान लीजिए आयोग ही लिख दे कि भारत देश में तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, अब यही आ जाए। इसका ऑर्गेनाइजेशन या प्रथम इसकी फर्स्ट समिट जो है 8 से 9 की गई, पता है तो ठीक है, नहीं कहा जनवरी डाल दे, कुछ और डाल दे। इसकी उद्घोषणा, उद्घोषित करने का यह स्टाइल नहीं तो भारत देश के किसी अच्छे मिनिस्टर का नाम डाल दे, उनके द्वारा किया गया, ये तो क्लियर होगा तभी तो। और इस मिशन के अंतर्गत 3 मिशन रखे गए, ग्रीन, जलवायु और वेटलैंड आदि, तो वो तो उसके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, कोशिश उसकी रहती है। देख रहे हो सब मेरिट कितनी गई है, कितनी गई है, ज्यादा का चली गई, 83 गई है जनरल की, 150 में, और बैकवर्ड की कितनी गई है, और ईडब्ल्यूएस वालों की 85। अब सीधी सी बात है ना, 150 प्रश्न था और 150 प्रश्न में उसे ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले थे जिनके 83 और 85 सही हो। ये तो मैंने कहा, कहते भी हैं, पहले नहीं कहे होंगे तो कह रहे हैं कि फिजूल की बातें हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे 110 सही थे। आखिर तुम्हारे 110 थे तो तुम्हारे नंबर गए कहाँ? आयोग ने पूरा कटाव को जारी कर दिया। 83 का मतलब समझ रहे हो, 60% मैथ पढ़ते हो, 150 में निकाल लो, 60% भी नहीं हो रहा है, 60 में भी 90 जाएगा। और वो तो बैकवर्ड के थोड़ा सा फार्म ज़्यादा पड़ जाते हैं ना, तैयारी जनरल से ज़्यादा बैकवर्ड वाले करते हैं। रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी 85 पहुँच गए हैं, उनको रिजर्वेशन न दिया जाए तो क्या करते, 90 क्रॉस कर जाते। यही तो कंडीशन है, रिजर्वेशन के बाद 85। 83 कहने का मतलब 111 114 ये उसके नंबर रहे, और 1.33 एक क्वेश्चन कितने का होता है, एक प्रश्न सही करने पर 1.33 नंबर मिलते हैं। मिला लो 83 84। अब तुम इस बार दोगे तो ऐसा नहीं है कि 100 टच कर जाएगी, पेपर और कट्टा बन गया तो 80 आ जाए, और थोड़ा सा मॉडरेट रहा तो तुम एक टारगेट लेके चलो 90। अब मैं बता रहा हूँ 90 टारगेट लेके चलो 150 में से, बड़े आराम से हो जाएगा। नहीं जाएगा ना, आप कहीं जा रहे हो ना हम जा रहे हैं, 6 महीना रुको,
क्योंकि आज जब से सीसैट में क्वालिफाई करने की कंडीशन लगी और पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा यूपीपीएससी का, यूपीएससी से सबसे मैच किया, मेरिट अपने आप डाउन हो गई है। क्योंकि उसने ये पूछना बंद कर दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा था। पूरा लिखो अलाउद्दीन खिलजी पैदा यहाँ होगा, मरा यहाँ, पुत्र का नाम ये था, मिलाओ। यही तो चीजें हैं, ज्यादा इसीलिए सही नहीं। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, तो 90 एक दिमाग में रखोगे तो अपने आप मेल से दोगे, ये कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने कहा ना, कहो इतना ज़्यादा टफ बन जाए इस बार की 80 पहुंच जाए, बच्चे तो वही हैं, और बहुत बढ़ेगी, इतनी थोड़ी बढ़ जाएगी, 85 से 90 बहुत है, 5 क्वेश्चन कभी नहीं जाएगी, 2 क्वेश्चन का रहता है। कमेटी तो वही रहेगी बनाने की, इतना कोशिश करो कितना सही हो जाए। और एक कंडीशन और है, तुम्हारा सबसे बड़ा सीसैट प्रत्येक 2-3 साल से निकल रहा है, कम से 2000 से 2500 लड़के सीसैट में फेल हो जा रहे हैं बेचारे, जबकि उनके जीएस के बड़े अच्छे नंबर होते हैं। तो थोड़ा उसको देख लो, कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है, रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है, आईटी सेक्टर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो तो एग्जाम के समय पढ़ाया जाएगा, इतना होता है। ठीक, चलो क्या लिखे थे इसमें, ये इनका रहा इतना। ठीक, अब आगे हेडिंग डालो, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन। भारत ने भी किया था ना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन। एनवायरनमेंट वाली किताब खोल के देखिएगा, या एनवायरनमेंट का जो प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें ये है जलवायु परिवर्तन का एक पार्ट अलग है और भारत का राष्ट्रीय मिशन का पार्ट अलग है। कई बार मुझसे पूछा गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन कब लॉन्च किया गया। साधारण प्रश्न 2008 में लागू करने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसमें कितने पार्ट रखे गए, पार्ट पूछे गए, कितने पार्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया। 8 पार्ट थे इसके, चाहे लिख लो कितने बजे टाइम है, क्लास है इसके बाद एग्जाम नहीं लगाए। चलो लिख लो, अच्छा लिखो 30 जून 2008, पहले हेडिंग डालो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन, फिर उसके नीचे लिखो 30 जून 2008। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। अब आगे ब्रैकेट में लिखो NAPCC, ब्रैकेट में आगे लिखो NAPCC, फिर ऐसे डैश करो, उसके आगे लिखो नेशनल, फुल फॉर्म उसका आगे लिखो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये उसका ब्रैकेट बंद कर दो। एक बात और, बहुत छोटा छोटा प्रश्न आता है, लोअर का एग्जाम हुआ था तो शायद उसी को रिपीट कर गया था, उसमें भी इफेक्ट वाला एग्जाम करा था धीनस, उसने पूछा था UN बताए मेरे होंगे FCC, कुछ नहीं। कारण क्या था कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की मीटिंग हुई थी, अब आयोग का दिमाग देखो, मीटिंग को नहीं पूछा कि मीटिंग हुई कहाँ, कारण क्या था, छोटा सा मामूली प्लस UNFCCC का फुल फॉर्म बताओ, यही पूछ लिया। अभी कोई राष्ट्रीय मिशन हो जाए, तुमने पूरा हिसाब किताब बना लिया, राष्ट्रीय मिशन के 8 में लागू किया गया राष्ट्रीय मिशन 2008 में, और इसके भाग कितने रहे, 8 भाग भी रहे, नहीं पूछेगा। नीचे आराम से लिख दे NAPCC का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या, काम खत्म। बात समझ रहे हो, वो तो वही करता है, तो क्या होगा इसका, लिख लिए हो। चलो आगे लिखो, नहीं समय बीत जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, आगे लिखो। को लॉन्च किया गया था,
इसका होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। को लॉन्च किया गया था। आगे लिखो, आगे कॉमा लगा के लिखो, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय लॉन्च किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। 8 अर्थात 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। ठीक, 2 प्रश्न 2 बार आया है कि राष्ट्रीय मिशन भारत देश में लागू कब हुआ? 2008 में 30 जनवरी। फिर पूछा गया कि इस मिशन में कितने पार्ट रखे गए, कितने भाग? 8। अब नीचे लिखो जो निम्न है, नीचे डालो जो निम्न है। नंबर 1 लिखो राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, कोई सौर, राष्ट्रीय सौर मिशन। आगे अगला लिखो उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा लिखो सतत विकास, सतत विकास नहीं, सतत पर्यावास। तीसरा लिखो सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। 5वां लिखो, चौथा चलो लिखो राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। 5वां लिखो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला लिखो एक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला लिखो एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। आगे लिखो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। आगे लिखो कितने हो गए? अब एक लिखो आगे जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान, सामरिक ज्ञान जिसे स्ट्रेटजी कहा जाता है, सामरिक, सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, कहा जाता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजी नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। सामरिक ज्ञान का मतलब स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, पर्यावास तभी हम लिखवाए थे ना, सतत पर्यावास में सतत विकास करने वाले थे, नहीं सतत पर्यावास, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सतत पर्यावास का होता है कि सस्टेनेबल हैबिटेट होता है। समझ रहे हो? कितने हो गए यार? अब इसमें से जो प्रश्न आया, एक बार पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मिशन में शामिल नहीं किया गया, किसी 8 में से एक अलग, और जो परीक्षा हम दिए तो उसमें उसका ऑप्शन था गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना। गरीबी की बात कही गई इसमें नहीं, यही कम, जनसंख्या को कम करना, गरीबी को कम करना, ऐसा कोई उदाहरण दिया रहेगा और बात उसमें की सही रहेगी इसमें की। ठीक है, चलो क्लास है तो है नहीं यार, मैथ की क्लास थी सर, बता दो मैथ की क्लास लगी, मुझे लगता सर आजाद ही